नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर उपस्थित हूं आपके सामने प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आज बात करेंगे एक बिल्कुल नए विषय पर जिसका नाम है गेमिफिकेशन। ये शब्द शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रही हैं। ये आपके जीवन के हर पहलू को एक खेल में बदल रहे हैं। ये खेल केवल आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इसलिए बनाए जा रहे हैं कि किसी से कोई काम करवाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि उस काम को एक मजेदार खेल में बदल दिया जाए। इन खेलों के माध्यम से वो आपके जीवन पर अपना नियंत्रण बढ़ाते जा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब किस तरीके से किया जा रहा है और इस सब का आपके ऊपर क्या असर होता है। वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि मनुष्य का व्यवहार उसके आसपास होने वाली घटनाओं अर्थात उसके पर्यावरण से प्रभावित होता है और इसीलिए पर्यावरण को नियंत्रित करके लोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे व्यवहारवाद का सिद्धांत कहा जाता है। B.F. स्किनर नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका परीक्षण कबूतरों पर किया था। अपने प्रयोग के लिए उन्होंने स्किनर बॉक्स नाम का एक पिंजड़ा बनाया। इस पिंजड़े में एक बटन होता है जिसे दबाने से भोजन निकलता है। स्किनर का लक्ष्य कबूतरों को यथासंभव अधिक से अधिक बार बटन दबाने के लिए मजबूर करना था। YouTube की चैनल ज़ूस्पेंसफुल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में आप स्किनर का प्रयोग देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Now we'll just watch its behavior a bit. It's not doing anything in particular, you see, but I'm going to try to get it to do something. Suppose I shape up the behavior of making a complete turn. What I do is simply as I did then, to wait for some part of that behavior. There's more of it, you see. You can see that the effect is instantaneous. I'm waiting for it to turn counterclockwise now. And then I reinforce that movement. And I wait for a more pronounced movement than that. It's got to be more than that. There we go, all the way around. अपने प्रयोगों से स्किनर ने 3 खोजें की। पहली, कबूतर सबसे अधिक चोंच तब मारते हैं जब ऐसा करने का पुरस्कार उन्हें देरी की जगह तुरंत मिलता है। दूसरा, कबूतरों ने सबसे ज्यादा चोंच तब मारी जब उन्हें हर बार के बजाय बेतरतीब ढंग से पुरस्कृत किया गया। और तीसरा, यदि कबूतर बटन की क्लिक को सुन सकें तो भोजन निकालने वाली मशीन खाली होने के बाद भी कबूतर बटन पर चोंच मारते रहे। कबूतर क्लिक को भोजन के साथ जोड़ने के आदी हो गए थे और जब क्लिक को सुनते थे तो उसको अपने आप में एक पुरस्कार के रूप में उनको महसूस होने लगा। इस प्रयोग से स्किनर ने समझा कि व्यवहार को रीइंफोर्स करने वाले 2 तरह के पुरस्कार होते हैं। पहले प्राथमिक रीइंफोर्सर हैं, उदाहरण के लिए भोजन, और दूसरे प्रकार के रीइंफोर्सर अनुकूलित या कंडीशनड रीइंफोर्सर हैं, जैसे बटन को क्लिक करना और क्लिक को आवाज को सुन पाना। स्किनर के प्रयोगों से पता चला कि तत्काल पुरस्कार देने का असर बेहतर होता है। अप्रत्याशित पुरस्कार निश्चित पुरस्कारों की तुलना में बेहतर काम करते हैं और अनुकूलित या कंडीशनड पुरस्कार प्राथमिक पुरस्कारों से बेहतर काम करते हैं। ये बातें मनुष्यों पर भी लागू हैं। आज बड़ी कंपनियां इसी तरह के रिवॉर्ड देकर उपभोक्ताओं के व्यवहार को आकार दे रही हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर लॉयल्टी पॉइंट से लेकर मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील्स में निकलने वाले रहस्यमय खिलौनों तक खरीदारी को एक गेम में बदल दिया गया है, जिससे उपभोक्ता अधिक खरीदारी के लिए प्रेरित हो सकें। YouTube की चैनल सिंपल शो फाउंडेशन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम के द्वारा आपको अधिक खरीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Meet Mary and Kevin. Last time they went shopping at the supermarket, they signed up for a rewards card program.
That way, every time they shop for groceries, they collect points that they can exchange for discounts or rewards. But what happens in the background when they're at the cash register and present their card? The supermarket doesn't manage the points themselves. Actually, they hire another service provider for that and pass the information to them. So the supermarket sends them details about where and when Mary and Kevin have shopped, how much they've spent, and with some service providers, even what they've bought. While the couple are pondering whether to exchange their points for a coffee maker, discounts, or something similar, the card provider is analyzing their data. It sends the results back to the supermarket. Because that way, the supermarket can send Mary and Kevin targeted advertising and plan future campaigns to keep the two of them shopping there as often as possible. जल्दी ही ये सोच बनने लगी कि गेम्स का उपयोग खरीदारी के अलावा अन्य काम के लिए भी किया जा सकता है। 70 के दशक में अमेरिकी प्रबंधन विशेषज्ञ चार्ल्स कॉनराइट ने नोटिस किया कि हालांकि काम करने के लिए लोगों को पैसे मिलते हैं, फिर भी लोग पैसे देकर खेले जाने वाले गेम्स में ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें तत्काल पुरस्कार मिलने की संभावना होती है। नौकरियों में फीडबैक लूप बड़े लंबे होते थे, चाहे वेतन का भुगतान हो या वार्षिक मूल्यांकन हो। कॉनराइट्स ने इसीलिए दैनिक लक्ष्य, अंक प्रणाली, लीडर बोर्ड आदि के माध्यम से फीडबैक लूप को छोटा किया। इससे नौकरी एक गेम में बदल गई और कर्मचारी कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी गेम की तरह ही आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। ये दैनिक कामकाज में कंडीशनड रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करके गेमिफिकेशन करने की स्ट्रैटेजी थी, जिसे कंपनियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काम में लाया गया। 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी में प्रगति ने लगभग हर गतिविधि को गेमिफाई करना आसान बना दिया। सन 2008 तक कंसल्टेंट्स ने लोगों के व्यवहार को आकार देने के लिए मौज मस्ती की गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था। शुरू में गेमिफिकेशंस अच्छे कामों के लिए उपयोगी लगा। 2007 में ऑनलाइन वर्ल्ड क्विज फ्री राइस में अकाल राहत में मदद के लिए एक क्विज गेम बनाया गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को चावल के 10 दाने दिए गए। 6 महीने के भीतर ही चावल के 20 अरब से अधिक दाने दान किए जा चुके थे। इस बीच सास कंपनी ने ओ पावर ऐप से पर्यावरण मित्रता को एक प्रतियोगिता वाले गेम में बदल दिया। प्रत्येक व्यक्ति को दिखाया जाता है कि वो अपनी पड़ोसियों की तुलना में कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। सबसे कम बर्बादी करने वाले 10 लोगों को एक लीडर बोर्ड पर प्रदर्शित भी किया जाता है। इस ऐप ने $3 बिलियन से अधिक मूल्य की ऊर्जा बचाई। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्टों ने फोल्डिट नाम का एक गेम विकसित किया। वो 15 सालों से एड्स वायरस की प्रोटीन संरचना को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस खोज को एक खेल में बदल दिया तो गेमर्स ने सिर्फ 10 दिन में यह काम पूरा कर लिया। YouTube की चैनल फ्री राइस WFP पर उपलब्ध वीडियो में आप फ्री राइस गेम के बारे में देख सकते हैं। चैनल पर लिखा है प्लीज शेयर दिस वीडियो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वोक्सवैगन ने द फन थ्योरी नाम का एक गेम शुरू किया जो इस विचार पर आधारित था कि लोगों के व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए मनोरंजन सबसे आसान तरीका है। लोगों को एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने स्टॉकहोम रेलवे स्टेशन पर पियानो की सीढ़ियां स्थापित की।
इन सीढ़ियों का उपयोग करने वालों की संख्या में 66% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार की एक स्पीड गेम लॉटरी का भी गेम बनाया गया, जिसमें गति सीमा का पालन करने वाले लोगों को ड्रॉ में शामिल किया जाता है और तेज गति से ड्राइव करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। YouTube की चैनल मेकर विले पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में आप फिनिक्स मॉल पुणे में लगाई गई ऐसी ही सीढ़ियां देख सकते हैं जिनसे पियानो बजता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि अगर हम सही गेम बना सकें तो मानवता के लिए अधिक फिट, पृथ्वी को अधिक हरा भरा, लोगों को अधिक दयालु और स्मार्ट बना सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं और धीरे धीरे गेमिफिकेशन की बुराइयां सामने आने लगी। कबूतरों की तुलना हम इंसानों को मैनिपुलेट करने के लिए सम्मान और प्रशंसा जैसे रीइंफोर्सर्स के उपयोग में कर सकते हैं। इंसानों के लिए सबसे बड़ा रीइंफोर्सर स्टेटस है। स्टेटस के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए जब फेसबुक ने 2009 में लाइक जोड़ा तो वो स्टेटस के लिए एक प्रॉक्सी बन गया और लोग लाइक्स के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। इससे एक रोमांचक अनिश्चित परिणाम की शुरुआत हुई। किसी पोस्ट को कितनी लाइक्स मिलेंगी यह अनिश्चित है और लोग लगातार अधिक लाइक पाने के लिए पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सम्मान और प्रसिद्धि का आभास होता है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी लाइक जैसे बटन बना लिए हैं। प्रत्येक पोस्ट और पेज को प्रत्येक रिफ्रेश के साथ लाइक्स और फॉलोअर्स के रूप में अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने लगे। इसके कारण सोशल मीडिया का लोगों में एडिक्शन होने लगा है। यह तो बस शुरुआत थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इन सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया में भी लागू करना शुरू कर दिया। नागरिकों को उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर ऋण और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की पात्रता के रूप में लागू किया गया। रोंगचेंग और हांगझो जैसे शहरों में उच्चतम स्कोर पाने वाले नागरिकों के लीडर बोर्ड प्रदर्शित किए गए। कम स्कोर पाने वाले नागरिकों को क्रेडिट ब्लैकलिस्टिंग या इंटरनेट स्पीड कम करके दंडित किया जाने लगा। अमेजॉन और डिज्नीलैंड जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों की उत्पादकता का स्कोर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया। जो लोग लीडर बोर्ड पर ऊपर हैं वो पुरस्कार जीत सकते हैं और नीचे वाले लोगों को आर्थिक रूप से दंडित भी किया जा सकता है। चीनी शॉपिंग ऐप टेमू ने अपने प्ले टू पे मॉडल की बदौलत भारी लोकप्रियता प्राप्त की। उपयोगकर्ता जब इस ऐप पर खरीदारी करने के लिए ब्राउज करते हैं तब उन्हें हल करने के लिए पहेलियां दी जाती हैं, जिन्हें हल करने पर क्रेडिट और विशेष ऑफर का इनाम मिलता है। आश्चर्य की बात नहीं कि बहुत से लोग अब अमेजॉन की तुलना में टेमू पर दुगना समय बिता रहे हैं। गेमिफिकेशन ने डेटिंग एप्स को भी बदल दिया है। ज़ूस्क एक विशिष्ट रोल प्लेइंग गेम की तरह काम करता है, जहां पर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा करते हैं, जो नई चीजें अनलॉक करता है। टिंडर पर भी अब विभिन्न लेवल अप खरीदना संभव है, जैसे बूस्ट, सुपर लाइक और रिवाइंड। यदि आपका भाग्य डेटिंग ऐप पर नहीं चमकता तो उसे खोलने के लिए एआई गर्लफ्रेंड तो है ही। एआई गर्ल और रेप्लिका जैसे ऐप उपयोगकर्ता को उनकी प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार भी देते हैं, जिसका उपयोग उनके आभासी प्रेमियों को अधिक अंतरंग स्तर तक ले जा सकता है। ऑडियो बुक ऐप, टैक्सी कैब ऐप, स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, इन सभी में अब पॉइंट्स, बैज, लेवल, स्ट्रीक्स, प्रोग्रेस बार और लीडर बोर्ड बन चुके हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार की सरोगेट गतिविधियां लोगों को लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रखती हैं। हमेशा और अधिक बैज इकट्ठा करना, बेहतर कार खरीदना, बेहतर अंक हासिल करना, ये कृत्रिम लक्ष्य हमारी वास्तविक जरूरतों से बहुत दूर हैं। आज अपने फोन में बंद रहते, सूचनाओं से घिरे रहते, मेहनत से बैज इकट्ठे करते, प्रोग्रेस बार को भरते रहते, ये सब करने से कितने दिन हमको खुशी मिल पाएगी? धीरे धीरे इसका असर कम होता जाता है और जिंदगी डल होती चली जाती है। इस प्रकार की स्कोर कीपिंग कई लोगों को अपने शरीर को आकर्षक बनाने की होड़ में भी लगा रही है।
लुक मैक्सिंग गेमिफाइड सौंदर्य का एक नया चलन है, जहां लोग शारीरिक आकर्षण के आधार पर अंक निर्धारित करते हैं और फिर अपने स्कोर को अधिकतम करने के लिए हर प्रकार के साधन का उपयोग करते हैं। अब लीडर बोर्ड के साथ साथ रिजुविनेशन ओलंपिक्स भी प्रारंभ हो गए हैं, जो लोगों की उनकी उम्र के उलट के आधार पर रैंक करते हैं। नींद भी एक खेल बन गई है। बहुत से लोग तो अब पोकेमॉन स्लीप जैसे ऐप का उपयोग करते हैं, जो उन्हें उच्च स्लीप स्कोर प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करता है। और तो और कुछ लोग उच्चतम स्लीप रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा तक करते हैं। YouTube के चैनल नोपारा 73 पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में रिजुविनेशन ओलंपिक्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Rejuvenation Olympics is a competition between the slowest aging people in the world. How old are you? The answer to that question is your chronological age. Now, let's assume you're 20 years old, and let's take you and put you in a freezer. And 5,000 years from now, let the future generations of humanity unfreezes you. In that case, your chronological age is 5,020 years old, but your biological age remains 20 years old. So that's the difference between chronological and biological age. Biological clocks are designed to measure your biological age as opposed to chronological age. However, there are also biological clocks. Those are not measuring your biological age, but your biological pace of aging, how fast you are aging. One such clock is called the Needham pace, and Brian Johnson and his team teamed up with True Diagnostics team, and they created a Rejuvenation Olympics, a Rejuvenation Leaderboard. It's based on the Needham pace, biological pace of aging clock. Fast forward to today, 2 years into this experiment, with thousands of people have measuring their own pace of aging with the Needham pace, we now have a leaderboard with the slowest aging people in the world. ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जीवन ही गेमिफाई हो गया है। कंपनियां हमारी गेम प्लेइंग मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को और अधिक व्यसनी गेम्स में डालती जाएंगी, भले ही लंबी अवधि में यह नुकसानदायक हो। कोई भी चीज जिसे गेम में बदला जा सकता है, वो देर सवेर गेम बन ही जाएगी, और गेम केवल हमारे फोन तक सीमित नहीं रहेंगे। मेटाकास्ट और एप्पल विजन जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी चश्मे इनको हमारे जीवन का अंग बना देंगे। गेम्स न केवल लोगों के पैसे निकालेंगे, बल्कि डेटा भी निकालेंगे। हमें यह समझना ही होगा कि गेम्स हमें खुद को नष्ट करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं और हमें बेहतर भी बना सकते हैं। लिव बोयरी ने कहा है, गेम कैसे जीता जाए ये जानना इंटेलिजेंस है, लेकिन कौन सा गेम खेलना है ये जानना ही विजडम है। आज की दुनिया में गेम्स ना खेलने का विकल्प तो है ही नहीं। यदि आप अपना गेम नहीं खेलते तो किसी और का गेम खेलेंगे। आपको तय करना है कि आप किसकी शर्तों पर गेम खेलते हैं। अपने मानव व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए गेम्स खेलने के लिए कुछ सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। पहला, कि लंबे समय के लक्ष्य निर्धारित करें, शॉर्ट टर्म लक्ष्य मत रखिए। दूसरा, सरल गेम्स में तात्कालिक पुरस्कार की इच्छा मत रखिए, बल्कि कठिन कामों को अपने हाथ में लीजिए। तीसरा, ऐसे गेम्स के लिए जिसमें कोई हार जीत ना हो, सभी खेलने वाले कुछ न कुछ जीत सकें। चौथा, पुरस्कार की इच्छा से मत खेलिए, लेकिन मजे लेने के लिए खेलिए, गेम को एंजॉय करिए। और पांचवा, प्रेम, शांति, स्वतंत्रता जैसे रिवॉर्ड्स को भौतिक रिवॉर्डों की तुलना में ज्यादा महत्व दीजिए। इस तरह से शायद गेम्स से भरी इस दुनिया में आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी उपस्थित होऊंगा आपके पास एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ, प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।